बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम देखेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में, और सब्जेक्ट है हमारा आज का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका टर्म 2 2021-22 का जो सेशन है उसके टर्म 2 यानी कि जो भी मार्च अप्रैल में होने वाले हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको हिंदी मीडियम में बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश हैं आपके जो कि आपको हमेशा पढ़ने चाहिए। समय है 2 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 40। प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांटा गया है, ए, बी और सी। खंड ए में आपके जो है वो 2 अंक के 8 प्रश्न है, खंड बी में आपके 4 अंक के 3 प्रश्न है, एंड जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका मैप बेस्ड है। ठीक है, जो कि है आपका 4 मार्क्स का, एंड खंड सी में आपके 6 अंक के 2 प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं। अब ये तो हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए, सामान्य निर्देश। अब हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन ए में हमारा सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे है कि हाल के वर्षों में भारत ने आसियान पर पर्याप्त धन दिया है, अर्थात आसियान में जो है अपना अनुदान उसने बढ़ाया है। इस बयान को न्याय संगत बनाने के लिए कोई 2 तर्क दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला तर्क ये है 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ, अर्थात 2010 में भारत ने क्या किया, आसियान के साथ भारत जो मुक्त व्यापार समझौता है इसे लागू किया। उसके बाद है 25 जनवरी 2018 को भारत और आसियान साझेदारी की सिल्वर जयंती को मनाया गया था। नेताओं ने इस घटना को चिन्हित करने के लिए डाक टिकटों को भी जारी किया, अर्थात एक साझेदारी हुई थी भारत और आसियान के बीच में 25 जनवरी 2018 को। तो इसी को सिल्वर जयंती के रूप में मनाया जाता था, जिसके लिए उन्होंने अनेक प्रतीक चिन्ह निकाले थे। ठीक है, तो ये पर्याप्त धन के बारे में होगी। इसके अलावा आप और भी पॉइंट जो है वो इसमें डाल सकते हैं। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो मार्किंग स्कीम आई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद है हान नदी पर चमत्कार की व्याख्या करिए। ठीक है, चमत्कार की हमें व्याख्या करनी, तो 2 पॉइंट बताने हैं। पहला पॉइंट है दक्षिण कोरिया एशिया में बिजली के केंद्र के रूप में उभरा, अर्थात तो दक्षिण कोरिया था, ये जब एशिया में बिजली के केंद्र के रूप में उभरा तब 1960 से 1980 के दशक के बीच यह तेजी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ। इसे ही हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बिजली का केंद्र था वो हान नदी के आसपास के एरिया पर ही बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा है सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह से है, दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधता के लिए खड़ा है और फिर भी एक भू राजनीतिक स्थान का गठन करता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कोई 2 कारण दिए। देखिए 2 कारण पूछे जा रहे हैं, मैं आपको 4 बताता हूं। पहला, उत्तर में जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है इसमें आपको पता है कि हिमालय और विशाल हिंद महासागर, दक्षिण और पश्चिम में, पूर्व में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इस क्षेत्र को एक प्राकृतिक इंसुलिटी अर्थात एक प्राकृतिक जो विशेषता है वो प्रदान करते हैं, जो कि उपमहाद्वीप की भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। उसके बाद दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक ही तरह की राजनीतिक प्रणालियां नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के इस क्षेत्र में एक स्वीकृत मानदंड माना गया है। अर्थात क्या है, हालांकि राजनीति की प्रणालियां अलग अलग हैं हर देशों में, लेकिन लोकतंत्र जो है वो सभी देशों में, दक्षिण एशिया के देशों में व्याप्त है। इस प्रकार हाँ, दक्षिण एशिया हर भाव में विविधता के लिए खड़ा है और अभी तक एक भू राजनीतिक स्थान का गठन ये करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत को अब एक शक्ति का केंद्र माना जाता है? अर्थात आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत जो है अब उसे एक शक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाने लगा है? तो 21वीं सदी में भारत को एक महत्वपूर्ण उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहला, 135 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति जो है वो 21वीं सदी में आकर काफी मजबूत हो गई है। दूसरा है, एक सामरिक परिप्रेक्ष्य से भारत की सेना स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ आत्मनिर्भर है, जो इसे एक परमाणु ऊर्जा भी बनाती है। उसके बाद है, एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को इसने लक्षित किया है। एक प्रतिस्पर्धी, एक विशाल बाजार
एवं प्राचीन समावेशी संस्कृतियां जो है वो दुनिया भर में फैली हुई हैं, और ये सभी जो है वो भारत की ही चीजें जो है वो दुनिया भर में फैली हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद 21वीं सदी में जो भारत है वो अन्य एवं अलग अलग नए देशों को जो माल है, ठीक है, अर्थात कि जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करता है, निर्यात करता है उनको, एवं जो सत्ता के नए केंद्र उभर कर सामने आ रहे हैं उसमें भी जो भारत है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनको आपको नहीं देखना है, जो मैंने आपको समझाया है वो याद रखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है कि भारत जो है उसे अब एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र माना जाने लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी जो है वो तेजी से बढ़ी है। उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण आपको दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला, शीत युद्ध के अंत से संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध हुए। भारत पाकिस्तान संबंधों में एक मध्यस्थता के रूप में इसने काम किया। किसने? अमेरिका ने। दोनों देशों में आर्थिक सुधार और उदार आर्थिक नीतियों ने इस क्षेत्र में अमेरिकी भागीदारी की गहराई में काफी वृद्धि की है। अर्थात इस अमेरिका की जो इसने हस्तक्षेप किया है इसकी वजह से दोनों देशों का आर्थिक सुधार हुआ, आर्थिक नीतियां जो है वो नई उभर के सामने आई हैं। उसके बाद अमेरिका में बड़े दक्षिण एशियाई डायस्पोरा और इस क्षेत्र की आबादी और बाजारों का विशाल आकार अमेरिका को क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और भविष्य में एक अतिरिक्त हिस्सेदारी प्रदान करता है। अर्थात अमेरिका में जो बड़े बड़े दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इस अमेरिकी क्षेत्र की आबादी को एवं बाजारों को विशाल आकार प्रदान करते हैं, जो कि अमेरिका की क्षेत्रीय सुरक्षा और उसकी शांति जो है उसके भविष्य में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। कौन? दोनों देशों की जो जनता है जो कि अमेरिका में कार्य कर रही है उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने में सार्क की क्या भूमिका है। अर्थात आपको ये बताना है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जो आर्थिक सहयोग है उसको और अच्छा बनाने के लिए सार्क की क्या भूमिका है। तो सबसे पहली, दक्षिण एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल रीजनल सहयोग, तो ये क्या है? सार्क। दक्षिण एशियाई राज्यों के द्वारा बहुपक्षीय माध्यमों के माध्यम से सहयोग विकसित करने के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय पहल रही है सार्क की। यह 1985 में शुरू हुआ। सार्क सदस्यों ने 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन का वादा किया था, क्षेत्र का गठन किया। दक्षिण एशिया देशों में शांति और सहयोग का एक नया अध्याय विकसित हो चुका था। ठीक है, मतलब हो सकता था यदि इस क्षेत्र के सभी देश सीमाओं में मुक्त व्यापार की अनुमति हो जाए। अर्थात जो सार्क था वो अपनी जो इसका लक्ष्य था उसमें पूर्ण तरीके से सफल हो सकता था अगर सार्क में सम्मिलित सभी देश अपने देश की सीमाओं में मुक्त व्यापार की अनुमति दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए जो सार्क था वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले आम चुनाव जो थे वो 2 बार स्थगित कर दिए गए, इसके कोई 2 कारण दीजिए। तो सबसे पहला, 17 करोड़ योग्य मतदाता लोकसभा के लगभग 3200 एमएलए एवं 489 सदस्यों का चुनाव करना था। अर्थात देखिए, पहले आम चुनाव में क्या था कि 17 करोड़ योग्य मतदाता थे, ठीक है, और लगभग 3200 एमएलए एवं 489 सदस्य, इन सभी का चुनाव करना था। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए उसके बाद है केवल 15% जो मतदाता थे, सर्वे किया गया तो पता चला कि 15% जो मतदाता है वही सिर्फ साक्षर हैं। उसके बाद रोल के पहले प्रारूप में सूची में लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं किए गए थे। अर्थात जब मतदाता सूची को देखा गया तो उस सूची में लगभग 40 लाख जो महिलाएं थी उन्होंने अपने नाम दर्ज ही नहीं करवाए। तो इन सभी कारणों की वजह से पहले जो आम चुनाव थे उनको स्थगित किया गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गठबंधन जो सरकार होती है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, गठबंधन सरकार की आपको कोई 2 विशेषताओं को यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है
एवं दो या दो से अधिक पार्टियां एक समूह में शामिल हो जाती हैं तो इसे गठबंधन कहा जाता है। आगे है, विभिन्न छोटी पार्टियां आमतौर पर गठबंधन सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार के प्रमुख की स्थिति आमतौर पर कमजोर बनी होती है क्योंकि उसे सरकार में सभी हितधारकों को खुश करना होता है, अर्थात गठबंधन की जो सरकारें होती हैं उनमें जान नहीं होती है, वो कमजोर होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कई बार जो छोटी पार्टियां होती हैं वो आमतौर पर इस गठबंधन सरकार को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ठीक है, तो गठबंधन सरकार की ये दो विशेषताएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1975 में संसद में एक पीपुल्स मार्च का नेतृत्व करने वाले नेता का नाम बताइए और इस मार्च के बारे में क्या अद्वितीय रहा है, यानी कि अर्थात क्या अनोखा रहा है, ये बताना है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण वह नेता थे जिन्होंने पीपुल्स के मार्च को संसद में लाया था, अर्थात जो जनता का मार्च था उसे संसद तक लेके आए थे। यह उन समयों के दौरान राजधानी में आयोजित सबसे बड़ी राजनीतिक रैलियों में से एक थी जिसमें लगभग कई हजार लोग जो थे वो इसमें सम्मिलित हुए थे सरकार के विरोध में। ठीक है, तो सेक्शन ए के आपके सारे प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सभी प्रश्न सेक्शन ए के जो आंसर है वो आप एक बार यहाँ पे दोबारा से देख सकते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर फिर से दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। कुछ यहाँ पे जो वर्ड्स हैं बच्चों उसमें मिस्टेक है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा और जो मैंने आपको समझाया है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैं वो आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ ताकि आप चाहें तो इनका जो स्क्रीनशॉट भी है वो आसानी से ले सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन नंबर बी हमारा। सेक्शन बी में देखिए बच्चों यहाँ पे है आपके 4 मार्क्स के प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहला है आसियान और यूरोपीय संघ की तुलना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपीय संगठन के बारे में। हालांकि आपको 2-2 पॉइंट लिखने हैं दोनों के, ठीक है, लेकिन मैं आपको 4-4 पॉइंट दोनों के बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय आर्थिक सहयोग के लिए संगठन मार्शल योजना के तहत अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया। अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया उसके पश्चात यूरोपीय आर्थिक सहयोग की दृष्टि से अमेरिका ने मार्शल योजना का गठन किया। यूरोपीय पूंजीवाद देशों के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी और यूरोप की परिषद अर्थात यूरोपीय परिषद की 1949 में स्थापना हुई। उसके बाद इसलिए यूरोपीय परिषद के बाद आगे जो इसमें कार्यवाही हुई वो ये हुई कि 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। सोवियत ब्लॉक के पतन के पश्चात अर्थात सोवियत संघ के पतन के पश्चात यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थापना हुई। ठीक है, और ये है 1992 में हुई थी। उसके बाद ये जो यूरोपीय संघ है इसका एक अपना ध्वज है, अपना इनका राष्ट्रगान है। ठीक है, एवं अपने इनकी संस्थापक दिनांक है, इनकी मुद्रा है, खुद का इनका बाजार है। यूरोपीय संघ 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही थी एवं 2005 में यह महसूस किया गया कि लगभग इसका जो घरेलू उत्पाद था, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद वो 12 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक था। ठीक है, तो ये हो गया यूरोपियन संघ के बारे में। चलिए आगे देखते हैं आसियान संघ के बारे में बात करें। तो आसियान के बारे में देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो देख सकते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की एसोसिएशन अर्थात आसियान, इसकी स्थापना 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों के द्वारा की गई थी। डोनिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और कैसे हुई थी? बैंकॉक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है, ये जो है बच्चों वो डोनिया नहीं, ये है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ये क्या है? ये है इंडोनेशिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे आसियान देशों ने आसियान मार्ग को बातचीत के रूप में अपनाया। अर्थात आसियान में अगर कोई भी वाद विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए उन्होंने बातचीत का मार्ग अपनाया, जो कि एक अनौपचारिक एवं गैर टकरावकारी इनकी सहकारी नीति थी। ठीक है, आगे है 2003 में आसियान एक आसियान समुदाय को स्थापित करने के मार्ग के साथ ये चले, जिसमें 3 स्तंभ अर्थात आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय एवं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय शामिल थे। अर्थात क्या हुआ कि 2003 में आसियान ने अपने आप को और मजबूत करते हुए अपने 3 स्तंभ, ठीक है, आसियान सुरक्षा समुदाय,
आसियान आर्थिक समुदाय एवं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इनका विकास किया, इनका निर्माण किया, 3 स्तंभों का। उसके बाद है आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA, ठीक है, इस पर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। आसियान विजन 2020 ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान के लिए एक बाहरी दिखने वाली भूमिका को परिभाषित किया था। आसियान नीति इस क्षेत्र में संघर्ष पर वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए रही है। तो यहाँ पे आपको आसियान के 3 स्तंभों के बारे में भी पता चल गया, ठीक है, उसके मुक्त व्यापार जो क्षेत्र है FTA के बारे में पता चल गया, आसियान विजन 2020 के बारे में भी आपको पता चल गया। तो ये जो है मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, इनमें से आपको कोई 2 पॉइंट जो हैं वो अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स का आपका प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में विभिन्न मुद्दों का वर्णन करना है। चलिए देखते हैं क्या आंसर लिखेंगे हम इसमें। तो ये हैं आपके कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपातकाल ने, एक सेकेंड, इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा ऊपर रह गया है, हाँ ये रहा, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है राजनीतिक श्रमिकों की गिरफ्तारी हुई और प्रेस पर अनावश्यक प्रतिबंध, अर्थात जो राजनीतिक लोग थे अन्य पार्टियों के, उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, एवं जो प्रेस थी, जो मीडिया थी, उस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। सेंसरशिप का मतलब होता है कुछ भी छापने से पहले आपको सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। आगे, आपातकाल ने कई मामलों में आम लोगों के जीवन को सीधे रूप पर भी प्रभावित किया। कैसे? आपातकाल में जो मौलिक अधिकार थे इनको निलंबित कर दिया गया था, जबकि आपको पता है संविधान में जो मौलिक अधिकार है, हालांकि उन्हें उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन आपातकाल के समय, लेकिन जो जीवन जीने का अधिकार है उसे बिल्कुल भी नहीं छीना जा सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान इसे भी छीन लिया गया था। आपातकाल के दौरान यातना एवं संरक्षक मौतें हुई, गरीब लोगों को मनमाने ढंग से स्थानांतरण भी किया गया था। इस आपातकाल के दौरान कई मौतें भी हुई एवं गरीबों लोगों को अपने मनमाने ढंग से अपने घर से उनको क्या किया गया, सरकार के द्वारा मनमाने ढंग से वहां से हटा भी दिया गया। संविधान ने आपातकाल घोषित करने के कारण के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का उल्लेख किया। 1975 से पहले आपातकाल को इस जमीन पर कभी घोषित नहीं किया गया था, अर्थात आपातकाल को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 से पहले कभी भी घोषित नहीं किया गया था। 1975 में पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही आपातकाल को घोषित किया गया था। 4th पॉइंट है, हालांकि तत्कालीन सरकार ने तर्क दिया कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों को निर्वाचित सत्तारूढ़ पार्टी को अपनी नीतियों के अनुसार शासन करने की अनुमति देनी चाहिए। उसके बाद यह महसूस किया गया कि आंदोलन के लिए सहारा, विरोध एवं सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। अर्थात जब आपातकाल लागू करवाया जा रहा था तब, मतलब आपातकाल लागू करने से पहले जो रैलियां हो रही थी, जो विरोध हो रहा था, जो सामूहिक कार्यवाही हो रही थी, ये सभी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। ये राष्ट्रीय आपातकाल के पक्ष में तर्क दिए गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री के समर्थकों ने भी यही कहा कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार को लक्षित करने वाली अतिरिक्त संसदीय राजनीति लगातार नहीं रख सकता है। यह अस्थिरता सुनिश्चित करने अपने नियमित कार्य से अस्थिरता की ओर जाता है और प्रशासन को विचलित कर सकता है। अर्थात ये जितने भी प्रकार की रैलियां हो रही थी, ये जो लोकतंत्र, इसके आपातकाल के जो पक्ष में थे, वो कहते थे कि भैया जो लोकतंत्र, ये पक्ष जो है आपातकाल लगाया गया है, ये सरकार को संरक्षित करने के लिए लगाया गया है, एवं ये जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, जो सामूहिक कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जो आपातकाल था वो लगाया गया था। ठीक है, देखते तो आपातकाल के दौरान क्या हुआ और आपातकाल किस लिए लगाया गया, इसके पक्ष में क्या कारण दिया गया, ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक यहाँ पे आपका मैप दिया हुआ है, ठीक है, A, B, C और D। तो इसे हम समझते हैं, इस मैप के अकॉर्डिंग आपको भरना भी है। मैप भरना नहीं है आपको, बल्कि मैप के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, लिखेंगे कैसे उसे भी समझेंगे। सबसे पहला है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रालय में संचार मंत्री किस राज्य के थे? तो ये थे बच्चों उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। फिर है, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो इनका जो संबंध है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है। फिर थर्ड है, एस निजलिंगप्पा किस राज्य के थे? तो ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है।
फिर है ऑप्शन फोर्थ, पूर्वी कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसे जो है वो आप एक टेबल है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपने उत्तर पुस्तिका में से लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, ऑप्शन ए है, यह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, सॉरी ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ये चीज आपको समझ में आएगी कौन सा अल्फाबेट किस राज्य से संबंधित है एवं किसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, खंड सी आ गया है। अब हमारा 6 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सेक्शन सी 2 प्रश्न है, लेकिन आपको दोनों ही प्रश्नों में अथवा भी दिए हुए हैं, था जो ऑप्शन है वो एक एक ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन 12 है, देशों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना और मजबूती से समीक्षा रूप में से बयान का मूल्यांकन कीजिए। अर्थात ये जो कथन है कि देशों की शांति जो है वो समृद्धि जो है वो क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना से होती है, तो ये किस तरह से है आपको ये समझाना है। तो देशों की शांति समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना और मजबूती से है, इसे इस तरह से समझिए। सबसे पहले क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य अपने पारस्परिक मतभेदों को हल करते हैं और विदेशी व्यापार नीति को अपनाते हैं, इस प्रकार उनके आर्थिक विकास के लिए रास्ता खुल जाता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास होता है सबसे पहला। दूसरा, पिछड़े देशों को भी उनके विकास का मौका मिलता है, इस प्रकार रोजगार भी बढ़ता है। अर्थात जो पिछड़े हुए देश होते हैं, जो विकासशील या फिर अविकसित देश जो होते हैं, उनको भी विकास का मौका मिलता है और इस प्रकार रोजगार भी बढ़ता जाता है। उसके बाद है, हर देश के जीवन स्तर में सुधार आता है। अर्थात जितने भी देश हैं उनके जो जीवन स्तर होता है उसमें सुधार आता है। इन देशों में गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन जैसी सुविधाएं हैं, इनमें भी विकास होता है एवं अन्य लोगों तक भी ये पहुंचती हैं। जब जनता संतुष्ट होती है तो राष्ट्र नीति में इसका विश्वास बढ़ता है और इस प्रकार इसकी क्षमता के साथ नियमों को अपनी नीतियों में भी जो किसी देश में शांति एवं समृद्धि लाता है, ये सभी जो है वो क्या करती है कि सामाजिक आक्रोश जो होता है इसकी संभावना को कम कर देती है। अर्थात सामाजिक जो आक्रोश होता है, अर्थात समाज में जो नीतियां बनाई जाती है उससे क्या होता है कि लोग नाराज नहीं होते हैं, लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो किसी देश की जो शांति है एवं जो समृद्धि है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो आर्थिक संगठन होते हैं इनसे भी संबंधित होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये लिखेंगे। देखिए मैंने आपको जितने भी ऑप्शन बताए, आप इनके अलावा भी इसमें अपने अलग से पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वही पॉइंट लिखने हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपनी तरफ से भी अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगला है, वैश्वीकरण के प्रकाश में राज्य की बदलती हुई भूमिका पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य क्षमता के क्षरण में, अर्थात सरकार को कुछ भी करना है तो उसकी क्षमता में कमी आई है। अगला पॉइंट है, पूरी दुनिया में पुरानी कल्याणकारी राज्य अब और कम से कम राज्य के लिए रास्ता दे रहे हैं। अर्थात अब जो उस समय क्या होता था कि वैश्वीकरण से पहले जो भी राज्य था वो कार्य करता था मतलब कि जनता के लिए, लेकिन अब क्या करता है जो राज्य है वो कानून मतलब कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए कार्य करता है। ठीक है, पहले क्या करते थे, मतलब कुछ कानून ऐसे बना देते थे जो राज्य के कल्याणकारी के लिए काफी अच्छे साबित होते थे, लेकिन अब ये क्या करते हैं कि ऐसे कल्याणकारी राज्य जो नियम थे, जो कानून थे, अब इन राज्यों ने बनाने कम कर दिए। ठीक है, तो एक तरह से वैश्वीकरण की वजह से जो नागरिकों को एक सुरक्षा कवच मिलता था वो खत्म होता चला जा रहा है। दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रविष्टि और भी बढ़ी हुई है एवं इसकी भूमिका ने सरकार की क्षमता में निर्णय लेने की क्षमता और बढ़ा दी है। अर्थात जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं इसकी वजह से राज्य की जो ताकत है वो थोड़ी सी बढ़ी है। वैश्वीकरण ने राज्यों की शक्ति को स्वेच्छा से राष्ट्रीय और विदेश नीति तय करने के लिए भी कम कर दिया है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की नीतियों और निर्णयों का पालन करने के लिए मजबूत किया है। ठीक है, अर्थात वैश्वीकरण ने क्या किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय और विदेश नीति तय करने के लिए उसकी जो शक्ति है उसको सीमित कर दिया है। ठीक है, अब जो है वो क्या करती है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के तौर पर जो नीतियां हैं वो लेती है। किस तरह से लेती है, देखिए इसे समझिए दोबारा से इस पॉइंट को। देखिए, वैश्वीकरण ने राज्यों की शक्ति को स्वेच्छा से राष्ट्रीय और विदेश नीति तय करने के लिए भी कम कर दिया था। जो ये क्या करते थे
कि राज्यों की शक्ति एवं राष्ट्रीय एवं जो विदेश नीति है इसके लिए मन मर्जी से कुछ भी अब ये जो निर्णय है वो नहीं ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नीतियों और निर्णयों का पालन करने के लिए इन्हें मजबूर किया गया है। अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जैसे कि यूएनओ है, तो यूएनओ यदि किसी देश के बारे में कोई कानून कोई नीति बनाता है, ठीक है, वो अन्य देशों से मिलकर, तो उसे इसका पालन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो राज्य हैं उनकी जो क्षमता है, जो ताकत है, वो कम होती जा रही है। देखिए ये जो ऑप्शंस हैं जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपकी मार्किंग स्कीम में दिए गए हैं। तो इसे जब आप पढ़ेंगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आयात निर्यात के सख्त नियमों को बनाने और कार्यान्वित करने में राज्य की भूमिका में बदलाव आया है, क्योंकि वैश्वीकरण लोगों, चीजों और विचारों के तेजी से प्रभाव की अवधारणा पर आधारित है। इसलिए अनुमति देने के लिए बाधाएं, लाइसेंस इत्यादि को कम कर दिया गया है, जिसके कारण राज्य की भूमिका भी कम हो गई है। अर्थात कोई कंपनी यदि आती है तो किसी दूसरे देश में, तो उस पर जो बाधाएं होती है, जो लाइसेंस होता है, उसे कम कर दिया गया है। इसकी वजह से राज्य की भूमिका भी कम हो गई है। कुछ मामलों में राज्य क्षमता को वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बढ़ावा भी मिला है, जैसे कि इसके नागरिक के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए राज्य के निपटारे में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ उपलब्ध होती है। जानकारी के साथ राज्य नियमित रूप से शासन करने में सक्षम है। ठीक है, मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ कि जब से वैश्वीकरण आया है तब से जो राज्यों की क्षमता है वो कुछ मामलों में बढ़ी है, जैसे कि नागरिकों के बारे में इसको जानकारी अच्छे से मिल पा रही है। राज्य में जो भी प्रौद्योगिकी का अगर विकास करना है तो उसके तौर पे ये निर्णय अच्छे से ले पा रहे हैं। नियमित रूप से शासन किस तरह से चलाया जाए उसके ऊपर भी ये निर्णय अच्छे से ले पा रहे हैं। अब इसमें कुछ शब्द बच्चों किसी किसी पॉइंट पे जो अलग ऐड हो गए, जैसे कि कम सक्षम नहीं है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऐड अलग से हो गए वो मैं आपको नहीं समझाता हूं, मैं आपको बता देता हूँ ये ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हो गया आपका सेक्शन सी कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ है अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 13 में भी आपको एक अथवा प्रश्न दिया जाएगा। पहले इसे समझते हैं। 21वीं शताब्दी के दौरान भारतीय राजनीति में 6 मुख्य गंभीर मुद्दों का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहला 3 तलाक, दूसरा है अनुच्छेद 370, फिर है खेत कानूनों का निरसन, और फिर है CAA NRC यानी कि नागरिकता कानून जो था उसके बारे में। तो 3 तलाक के बारे में क्या कहते हैं कि महिलाओं की गरिमा एवं उनके अधिकारों को फैसले में बरकरार रखा गया और एक अंत महिलाओं की शोषण और असुरक्षा में डाल दिया गया। अर्थात इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए जो एक शोषण एवं असुरक्षा का एक सामाजिक आधार बना हुआ था उसको खत्म करके महिलाओं की गरिमा एवं महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत किया गया। अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति निरस्त कर दी गई। ठीक है, एवं यह भारत का अभिन्न अंग अब बन चुका है। खेत कानून का निरसन, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर में किसानों का एक सालाना विरोध था। दिल्ली में घने प्रदर्शन अर्थात अधिक विरोध की वजह से इसने क्या किया, सरकार पर दबाव डाला। इससे न्यायपालिका के हस्तक्षेप और एक विशेषज्ञ समिति के गठन का नेतृत्व हुआ एवं अंत में इस कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 पॉइंट। मतलब कि इसमें जो है वो आप चाहे तो इसको और भी बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो लिखने जरूरी है। उसके बाद है CAA और NRC कानून। पड़ोसी राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिए तेजी से रैंक नागरिकता के लिए, अर्थात ये जो CAA और NRC जो है वो पड़ोसी राज्यों से आए हुए अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दिलाने के लिए था। हालांकि भारतीय समुदायों के भीतर एकत्रित भय था, जो देश के व्यापक विरोध, मतलब कि एक भय था कि अगर ये अल्पसंख्यक जो है वो भारत में आ जाते हैं तो भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब होगी, सामाजिक स्थिति भी खराब होगी। तब इसमें न्यायपालिका ने अपना हस्तक्षेप किया एवं अंत में सरकार ने इस कानून को रोक दिया। राम जन्मभूमि, यह सदियों का लंबा विवाद था और 1990 में शासन किया गया था। अर्थात राम जन्मभूमि जो है ये एक सदियों पुराना लंबा जो विवाद था ये रहा है, एवं 1990 में जाके ये जो है वो समाप्त हुआ।
इसने भारतीय राजनीति अर्थात बीजेपी की उदय भारतीय राजनीति के भाषण को आकार दिया। 2010 में इलाहाबाद अदालत ने फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में यह निर्णय आया और मामला जो था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, राम जन्मभूमि एवं जो दूसरी चीज थी उसके बारे में जो मामला आया न्यायालय का 2019 में, फिर ये खत्म हो गया। उसके बाद 2014-2019 में प्रमुख सरकार एकल पार्टी फिर भी पूर्व मतदान गठबंधन एनडीए का पालन किया गया, अर्थात 2014 से 2019 तक एक एकल पार्टी का शासन इसमें रहा था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए थी। 3 तलाक, अनुच्छेद 370, खेत कानून का निरसन, सीएए, एनआरसी कानून, राम जन्मभूमि, ये सारी चीजें जो है बच्चों वो आपकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे, अथवा में दिया हुआ है भारत में आपातकालीन अवधि के दौरान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के पर प्रभावों पर क्या करनी, चर्चा करनी है। तो सबसे पहला देखिए, इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में कई बदलावों को लाया जिसने घोषणा की कि प्रधानमंत्री का चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद सरकार ने निवारक हिरासत का व्यापक उपयोग किया। मौलिक अधिकारों पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता देने के लिए इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ यह संशोधन भी किया गया कि न्यायपालिका जो है वो किस तरह से अपनी शक्ति को कम कर सकती है, मतलब जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका की किस तरह शक्ति को किस तरह से छोटी कर सकती है, किस तरह से कम कर सकती है। साथ ही विधायिका को अधिक शक्तियां भी प्रदान की गई। सरकार ने अपने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के प्रथाओं को भी हटा दिया गया। संसद की अवधि 5 साल से 6 साल तक भी बढ़ी थी उस दौरान। ठीक है, आपातकालीन अवधि के दौरान। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी 2-3 पॉइंट है, उसके बारे में समझते हैं। तो देख सकते हैं आपातकाल के प्रावधानों के तहत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निलंबित थे, जिसमें नागरिकों के अधिकार को अदालत को अपने मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए शामिल किया गया। अर्थात आपातकालीन के दौरान क्या था कि मौलिक अधिकार जो थे वो सभी व्यक्तियों के निलंबित थे, लेकिन न्यायपालिका ने मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा ऐसा क्यों किया गया, और फिर इनके बीच में विवाद छिड़ गया। न्यायपालिका ने विभिन्न विवादग्रस्त निर्णय दिए, ठीक से अपनी भूमिका नहीं निभाया। अर्थात न्यायपालिका ने क्या किया कि बहुत सारे जो विवाद प्रदस्त कानून थे वो यहाँ पर लागू हुए थे, जिसके बाद में न्यायपालिका जो थी अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पाई। कानून का कोई संवैधानिक नियम नहीं, इसे लोकतंत्र के अंधेरे अवधि के रूप में बुलाया गया। कोई भी मीडिया स्वतंत्र और विपक्ष जेल में था। ठीक है, ये नहीं आएगा बल्कि जेल में था। अर्थात जो मीडिया थी वो स्वतंत्र नहीं थी, विपक्षी जो थे वो सभी जेल में थे। ये सभी जो वो न्यायपालिका और सरकार के बीच में किसका प्रतीक है, विवाद का। न्यायपालिका और कार्यकारी ने एक इकाई के रूप में कार्य किया। न्यायपालिका के साथ कार्यकारी के कार्यों पर जांच रखी गई। हाँ, जांच जो थी वो नहीं रखी गई क्योंकि उस समय क्या था आपातकाल के दौरान कि कोई भी जो पद पर व्यक्ति था वो अपना पद पर कार्य भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसमें बहुत सारी जो बातें थी, बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो यहाँ पे देखने को मिले थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा से हिरासत हटा दी गई थी। अर्थात न्यायिक समीक्षा जो थी उस पर जो प्रतिबंध लगे थे ये 42वें संविधान संशोधन के बाद हटा दिए गए। तो यहाँ पे जो है वो आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है वो खत्म होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कौन कौन से प्रश्न थे, किस तरह से आए हुए थे, एंड आपको जो है वो आंसर किस तरह से लिखने थे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और बहुत मेहनत लगी है बच्चों इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में फिर उसे लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि बस आप एक अपनी छोटी सी हेल्प कीजिए मेरी, कि लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।